जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। चलिए, अभी कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण वीडियो नहीं बन पा रही थी। आज बहुत दिन बाद लेकर आ रहे हैं आपके लिए वीडियो। तो हमने इसके पहले वीडियो में आपको बताया था, याद होगा कि मैंने आपको उल्का पिंड के बारे में बताया था, यानी एस्टेरॉइड के बारे में बताया था। अच्छी तरह से एस्टेरॉइड की हमने आपको समझाया था, एस्टेरॉइड के बारे में आपने समझा था। थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे अभी, लेकिन उसके पहले मोटिवेशन शायरी हो जाती है। देखिए, हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा, सबर रख मेरे दोस्त, अपना टाइम आएगा। यानी क्या, हर रोता हुआ लम्हा क्या करेगा, एक दिन जरूर मुस्कुराएगा, और सबर रख, अपना टाइम जरूर आएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। हमने आपको समझाया था कि चलो देखिए, हमने आपको बताया था कि एस्टेरॉइड ये हमारी पृथ्वी थी। मैंने आपको समझाया था कि पृथ्वी और हमारे क्या, उसके बाद मंगल ग्रह के बीच में, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्या थे, एस्टेरॉइड यानी शुद्ध ग्रह की क्या थी, पेटियां थी। और यही क्या कराती थी, उल्का पिंड की घटना कराती थी। और जब यही देखो, हमने आपको समझाया था कि इधर मंगल ग्रह अपनी ग्रेविटी से खींचता है और इधर बृहस्पति खींचेगा। इधर बृहस्पति खींचेगा तो बाकी सब झेलेंगे, समझना। इधर बृहस्पति खींचेगा, बाकी सब झेलेंगे, शनि अरुण वरुण सब झेलेंगे। और इधर मंगल खींचेगा तो इधर के सारे ग्रह झेलेंगे। ठीक है, तो ये खींचकर खिसक जाता था और पृथ्वी पे आता था। तो मैंने आपको समझाया था, याद होगा, कि जब ये पृथ्वी पर आता था, इसको हटा देते हैं, जब ये पृथ्वी पर आता था, अगर पृथ्वी के घूर्णन की डायरेक्शन में आता था, पृथ्वी को मैंने आपको बताया घूर्णन इस डायरेक्शन में कर रही है, अगर घूर्णन डायरेक्शन में आता था तो इसकी रफ्तार कितनी होती थी, 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूमता था। क्लियर है, आनी आता था। और इसी रफ्तार, और जब इसको जब इस तरफ आता था तो मैंने आपको बताया था, इसको उल्का क्या बोलते थे, उल्का। और जब ये विपरीत डायरेक्शन में आता था तो इसको बोला जाता था बोलाइट। क्या बोला जाता था, बोलाइट। और जब ये उल्का गिर जाता था पृथ्वी पर तो क्या बोला जाता था, उल्का पिंड, उल्कापात। और जब बोलाइट गिर जाता था तो टेक्टाइट। तो मैंने आपको समझाया था अच्छी तरह से, जब पृथ्वी के मतलब वायुमंडल में इसका घूर्णन होगा, घर्षण होगा, तो ये जल जाएगा। और जब जलेगा तो उसी को हम क्या कहते हैं, टूटता हुआ तारा की घटना। यानी जो आप देखते हो ना, तारे टूटे, भगवान से प्रे करते हो कुछ मिलेगा, इट्स अफवाह है ये सब। ठीक है, वो सब मतलब अजीब सी कहानियां बना के चले गए, हम लोग मान रहे हैं। लेकिन आज से नहीं मानना है आप लोगों को कि उल्का है, वो छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह जब आते हैं हमारे वायुमंडल में, तो वायुमंडल के घर्षण की वजह से क्या होता है, टकराते हैं। और टकराने की वजह से क्या होता है, उनमें घर्षण होता है और जल जाते हैं। जलते हैं तो हमें जलते हुए दिखाई देते हैं। इनका जलन कम से कम ज़्यादा 2 से 3 सेकंड या 4 सेकंड तक होता है, बस इतनी देर, इससे ज़्यादा नहीं जलते हैं। ठीक है, तो जलकर वहीं पर खत्म हो जाते हैं, राख बन जाते हैं और हमारे किस में मिल जाते हैं, वायुमंडल में मिल जाते हैं। मैंने आपको समझाया था अच्छी तरह से। और इन दोनों झीलों का निर्माण हमने आपको बताया था, अगर उल्का गिरेगा या बोलाइट गिरेगा, इन दोनों झीलें, टाइट या उल्का पिंड गिरने से जो झील का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, क्रैटर झील कहते हैं। मैंने आपको समझा दिया था अच्छी तरह से। नेक्स्ट वीडियो, जो पिछली वीडियो था, उसमें मैंने अच्छी तरह से बता दिया था। तो याद होगा, ये जब पृथ्वी के घूर्णन से, मतलब पृथ्वी के वायुमंडल में घूर्णन करते हैं, घर्षण करते हैं, तो जल जाते हैं। और जलने वाली क्रिया को ही क्या कहते हैं भैया, जलने वाली क्रिया को टूटते हुए तारे का नाम दिया गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। मैंने आपको बताया था, आज हम बताएंगे आपको अर्थ। अर्थ हमें पृथ्वी, हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी के बारे में जानना हमें जरूरी है। तो थोड़ा पृथ्वी के बारे में चलते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे चांद, यानी मेहताब, है ना, जमीन पे चलता हुआ मेहताब देखा है, एक शायर ने कहा था। ठीक है, तो मेहताब आज मैं बताऊंगा आपको मेहताब के बारे में। मतलब उर्दू भाषा में चांद को मेहताब बोला जाता है। तो चांद के बारे में पहले हम पृथ्वी पर, क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन कर रहा है चांद, तो चांद के बारे में बात बताएंगे। पहले पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में। ठीक है, चलो देखो, पृथ्वी सबसे पहले हम जान लेते हैं। पृथ्वी हमारी अर्थ है, हमने आपको बताया था, या फिर से जान लीजिए, पृथ्वी का 71% भाग किससे ढका हुआ भैया, जल से। किससे ढका हुआ, जल से। और 29% भाग में आबादी यानी हम लोग निवास करते हैं। हम लोग कितने परसेंट भागों में निवास करते हैं, 29% में सब कुछ है। 71% किससे ढका हुआ है, जल से ढका हुआ है, जिसमें समुद्र, सागर, महासागर, ठीक है, और नदियां, ये सब आते हैं। 71% भाग किससे ढका हुआ है, जल से। ठीक है, अब देखते हैं पृथ्वी की ग्रेविटी क्या है। देखो, पृथ्वी की ग्रेविटी जानना जरूरी है। तो पृथ्वी की ग्रेविटी एक्यूरेट वैल्यू पूछता है कि पृथ्वी की ग्रेविटी बताइए। तो पृथ्वी की ग्रेविटी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। बात समझिएगा, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैसे 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब? देखिए, 1 सेंटीमीटर का कोई लंबा, 1 सेंटीमीटर लंबा, देखिए 1 सेंटीमीटर लंबा
और 1 सेंटीमीटर चौड़ा प्लस 1 सेंटीमीटर गहरा, यानी गहरा वाला कोई भी डिब्बा ले लो, 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर गहरा डिब्बा ले लो, और उसमें आप पृथ्वी की मिट्टी उठा के डालो तो उसका वेट कितना होगा जब इसका आप डालो। देखिए मेरी बात समझिएगा, 1 सेंटीमीटर कोई लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर डिब्बा कोई भी ले लो और उसमें पृथ्वी की मिट्टी भर लो और फिर उस मिट्टी को वेट कर लो तो उसका व्यास कितना निकलेगा? उसका व्यास निकलेगा भाई 5.5 ग्राम, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो पृथ्वी का घनत्व पूछता है, तो पृथ्वी का घनत्व कितना है भैया? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो एक बात याद रखिएगा, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब क्यों बोला है? सेंटीमीटर क्यूब क्यों? क्योंकि एक मतलब 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर गहरा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा, तो कितना हुआ? 3 हुआ ना। तो आपने पढ़ा होगा क्यूब में बदला रहा है तो 3 क्यूब हो गया। बात समझ में आएगा? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, यानी बात समझिएगा पृथ्वी का घनत्व कितना है भाई? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर कोई गहरे डिब्बे में आप कुछ भी डालो, सेंटीमीटर गहरा हो और लंबा हो और 1 सेंटीमीटर क्या हो? चौड़ा हो, अगर उसमें पृथ्वी की मिट्टी उठा के डालेंगे तो उसका वेट कितना होगा? 5.5 ग्राम। तो इसीलिए पृथ्वी का घनत्व पूछता है तो बोला जाता है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? ये समझ में आ गया। अगला चलते हैं, दूसरी टॉपिक हम आपको बता रहे हैं। देखिए मिटा दें इसको, समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। चलो अब देखते हैं कि इसका व्यास क्या है। घनत्व तो आपको हमने बता दिया, पृथ्वी का व्यास समझ लेते हैं। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास होगा और विषुवतीय व्यास होगा। ध्रुवीय व्यास किसे कहते हैं, विषुवतीय व्यास किसे कहते हैं, आज हम समझा देते हैं। देखो पृथ्वी, ये आपका पृथ्वी है, ठीक है, ये आपका अर्थ है, तो अर्थ का ये क्या होगा भैया? ध्रुव होगा, ये ध्रुव होगा। और ये जो रेखा होती है विषुवत, विषुवत रेखा क्या होती है? पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। तो इसका भी व्यास, इसका भी व्यास पूछेगा कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास बताइए। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है भैया वो 12,756 किलोमीटर है। कितना है? 12,756 किलोमीटर। और ये वाला व्यास ध्रुवीय व्यास, इसका ध्रुवीय व्यास, तो ये विषुवतीय व्यास होगा, ध्रुवीय व्यास इसका होगा भैया 12,714 किलोमीटर। कितना? देखिए पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। और पृथ्वी का कौन सा व्यास भाई? विषुवतीय व्यास। विषुवतीय मतलब समझे, विषुवत रेखा वाला व्यास। अगर पृथ्वी को इस तरह से नापें तो कितना है? 12,756 किलोमीटर। अगर पृथ्वी को इस तरफ से नापें, ध्रुवीय व्यास से नापें, तो 12,714 किलोमीटर। तो याद रखिएगा पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 और ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। बात समझ में आ गया ना? यानी ये वाला अगर नापेंगे तो 12,756 और अगर इसको नापा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12,714 किलोमीटर। क्लियर है? समझ में आया? अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है इसमें कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास बताइए। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756। ठीक है, दूसरा पूछेगा पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास बताइए। कितना है भैया? 12,714। फिर एक क्वेश्चन पूछ लेता है विषुवतीय पृथ्वी का विषुवतीय भाग और ध्रुवीय व्यास का कितने किलोमीटर का अंतर है, यानी में कितने किलोमीटर का अंतर है। तो घटा लो इसको, समथिंग आपको अंतर आएगा 42 से 43 किलोमीटर का अंतर मिलता है, 42 से 43 किलोमीटर का। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वी का विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में कितने किलोमीटर का अंतर है। तो 56 को 14 से घटाओ, 42 से 43 आएगा। तो कहीं कहीं 42 दे देता है, कहीं कहीं 43 दे देता है। क्लियर है? क्यों 43 देता है? क्योंकि ये पॉइंट में 12,700 कुछ पॉइंट में है और ये भी 12,714 कुछ पॉइंट में है, पॉइंट में, इसीलिए 43 आ जाता है। तो एक्चुअली एक्यूरेट वैल्यू 42 आता है, तो इसलिए 42 दोनों, तो दो में से कोई एक ऑप्शन देगा एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा 42 या 43। ठीक है, तो अगर दोनों दे देगा तो आपको 42 पे टिक करना है। ठीक है, देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा विषुवतीय व्यास 12,756, ध्रुवीय व्यास 12,714। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में कितने किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, डिफरेंट कितने किलोमीटर का है, तो आपको क्या बताना है? 42 से 43, 42 या 43 किलोमीटर का अंतर है। क्लियर है?
इन दोनों को घटाओगे आ जाएगी क्रूड वैल्यू। बात समझ में आ गया। 42 आएगा, लेकिन हमने आपको बता दिया यहाँ 42 तो आएगा, लेकिन आप सोच रहे हो 43 क्यों लिख दिए, क्योंकि इसका भैया पॉइंट में कुछ है। ठीक है, 12,756 पॉइंट कुछ है और इसमें भी 12,714 पॉइंट कुछ है, इसीलिए वो 43 लिख दिया गया है। ठीक है, चलो अगला समझते हैं। अब हमने आपको ये बता दिया, अब हमने आपको ये बताना है कि पृथ्वी अपने एक्सेस पर कितनी झुकी हुई है। ठीक है, अपने ध्रुव पर और अपने क्या कहते हैं विषुवतीय व्यास पर कितनी झुकी हुई है। तो समझते हैं, ध्रुवों पर उसका झुकाव कितना है और तल पर उसका झुकाव कितना है, ये समझ लेते हैं, ध्रुव और तल। ठीक है, चलो इसको ये कर देते हैं, नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, इसे अच्छा, सबसे पहले हमें समझ लेते हैं पृथ्वी की एक्सेस यानी एक्सेस पर क्यों झुकी हुई है। देखो ये आपकी पृथ्वी है, दिखाई दे रहा है ना भाई, उसमें राहुल क्लियर आ रहा है। चलो देखिए, एक्सेस आपको पता होना चाहिए, पृथ्वी का एक्सेस झुका हुआ है पृथ्वी अपने एक्सेस पर। तो एक्सेस पर आपको पता होगा कितनी डिग्री। देखो ये आपका विषुवतीय व्यास है, विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा क्या करती है, पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, क्लियर है, तो पता ही होगा। और पृथ्वी अपने एक्सेस पर कितनी डिग्री झुकी हुई है भाई, 23.5 डिग्री। अपने एक्सेस पर कितनी डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने एक्सेस पर। अच्छा, झुकाव क्यों आया? अभी हमने आपको बताया था कुछ करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी पर जीवन नहीं था, लोग नहीं रहा करते थे, तो पृथ्वी महज सीधा खड़ी थी, अपने एक्सेस पर सीधा थी। ये अब पृथ्वी थी और पृथ्वी का एक्सेस एकदम सीधा था, यानी झुकाव था ही नहीं। ये झुकाव क्यों आया, पृथ्वी पर झुकाव क्यों आ गया 23.5 डिग्री? मैंने आपको कुछ वीडियो में समझाया था, ऐसे हिंट दिया था। तो आज हम समझ लेते, इसे विस्तार से समझ लेते, पृथ्वी अपने एक्सेस पर 23.5 डिग्री झुकी क्यों। ठीक है, अपने एक्सेस पर ये 23.5 डिग्री क्यों झुक गई है, बात समझना। अपने एक्सेस पर 23.5 डिग्री। अब देखो मेरी बात समझना, ये पृथ्वी का वो है एक्सेस था, कितना पहले पूरा सीधा खड़ी थी, फिर उसके बाद क्या हो गई, झुक गई 23.5 डिग्री। झुक गई, झुकी है कि नहीं झुकी? देखो ये विषुवतीय व्यास था, विषुवत रेखा था, ये 23.5 डिग्री इसको कहेंगे, 23.5 डिग्री झुक गई। उसके बाद ये क्या हुआ भैया, 23.5 डिग्री झुक गई और अपने तल पर पूछता है कि पृथ्वी अपने ध्रुव पर कितनी डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री। और अपने तल किसे कहते हैं, नाप लेते हैं इसको, तल देखो किसको कहते हैं, इधर देखो डॉट डैश कर दे रहे हैं, यानी सीधा जब खड़ी थी, पहले सीधा नापेंगे हम, डैश डैश। ठीक है, देखो सीधा आ रही पृथ्वी, सीधा अपने एक्सेस पे खड़ी थी। अब देखो इसमें दो चीज पूछता है, एक्सेस पर, तो देखो एक्सेस पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। इसका कोण बना के देखोगे तो आप 23.5 डिग्री बनेगा, क्लियर है। ये 23.5 डिग्री अपने एक्सेस पर झुकी हुई है। और पूछता है अपने तल पर, तो इसका अगर नापोगे तो ये तल हो जाएगा। ये भैया विषुवतीय रेखा और जिस तरफ झुकी हुई है 23.5 डिग्री, उसको नापेंगे तो कितना हो जाएगा, 66.5 डिग्री। कितनी, साढ़े, तो इसे कहते हैं तल, यानी ये वाला नाप, ये जब नापेंगे ये वाला नाप, तो कितनी डिग्री बनेगा ये भाई, कितने डिग्री कोण बन रहा है, 66.5 डिग्री। तो इसी को बोला जाता है कि अपने तल पर पृथ्वी अपने तल से 66.5 डिग्री झुकी हुई है और अपने ध्रुव पर कितनी, महज 23 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। हाल ही में अभी कुछ साल पहले महज 23 डिग्री झुकी हुई थी। क्यों झुकी हुई थी, मैं आपको बता रहा हूं झुकाव क्यों आया। देखो पृथ्वी पर पहली बात तो पृथ्वी, जब पृथ्वी का खोज हुई तो पृथ्वी क्या थी, एकदम सीधा खड़ी थी। रीजन क्या हुआ, धीरे धीरे झुकती क्यों गई, क्योंकि इस पे बल आता गया, इस पे बैलेंस आता गया। भाई सबसे पहला बैलेंस हमने आपको बताया था, इजिप्टा नामक क्या गिरा था, उल्का पिंड गिरा, जिसकी वजह से सब फिर एरिजोना गिरा, फिर आपके ये क्या कहते हैं यहाँ बुल्ढाना जिले में गिरा। तो जो उल्का पिंड गिरे, इनका भी व्यास और ग्रेविटी पड़ेगी किस पे, पृथ्वी पर पड़ेगी। पृथ्वी पर वेट रखा जाएगा, पृथ्वी पर ही तो वेट बढ़ेगा इनका सबका। भाई आकाश में टांगे थोड़ी है, यानी हवा में टांगे थोड़ी है, पृथ्वी पर ही तो आए थे सब, तो पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर इनका क्या बढ़ा, ग्रेविटी बढ़ी, व्यास बढ़ा। और उसके बाद हम आप का वेट भी क्या कह रही है, पृथ्वी सह रही है। उसके बाद बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, बड़े बड़े कारखाने, एरोप्लेन, गाड़ियां, सबका वेट कौन सह रहा है, पृथ्वी।
तो जब आप सोचिए कि अभी इस समय मेरी कंडीशन देखो, मैं सीधा खड़ा हूं, ठीक है, अगर मेरे ऊपर बेट पे बेट रखा जाए, जैसे मैं 50 किलो का बेट रख दिया जाए, तो मैं क्या हो जाऊंगा, झुक जाऊंगा, ठीक है, झुक जाऊंगा। और महज आप समझिएगा, पृथ्वी आज के कुछ करोड़ों साल पहले महज 23 घंटे में घूम जाती थी, यानी अपने एक्सेस पर 23 घंटे में घूम जाती थी। अब कितने घंटे लग रहे हैं, 24 घंटे। क्यों लगते हैं, क्योंकि भैया उसके ऊपर बेट रख दिया गया, और जितना भारी बेट हो रहा है वो झुकती जा रही है, झुकती जा रही है, और झुकेगी और स्लो घूमेगी। भैया अगर स्लो नहीं घूमेगी तो अपने एक्सेस से क्या डगमगा जाएगी, इधर उधर हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए जब उस पर वेट बढ़ा तो स्लो घूमना, अपने एक्सेस पर स्लो घूमना स्टार्ट कर दी, 24 घंटे में घूमने लगी। और दूसरी बात, जब उस पर वेट बढ़ा तो झुक गई। तो पृथ्वी पर व्यास और वेट घनत्व बढ़ने की वजह से पृथ्वी पर क्या आया, झुकाव आया, और पृथ्वी अपने एक्सेस पर 1 घंटे डिले घूमने लगी। पहले महज 23 घंटे में घूम जाती थी, अब कितने घंटे में घूमती है, 24 घंटे में। तो बात फैक्ट समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से कि पृथ्वी अपने एक्सेस पर 23.5 डिग्री क्यों झुकी है, क्योंकि इस पे बेट पड़ा है। कौन सा बेट, हमने आपको बताया कि कौन सा बेट, जो हम आप खड़े हैं उसका भी बेट सह रही है, प्लस इतनी चीजें, कारखाने, फैक्ट्रियां, हवाई जहाज, मतलब ईटीसी, बहुत सी चीजें हैं जो इस पे बेट डाल रही हैं। तो भाई जाहिर सी बात बेट पड़ेगा, झुकती चली जा रही है। एक समय ऐसा है जब उलट जाएगी, नहीं उलटेगी नहीं, डरो मत, ठीक है। यानी झुकाव इसका बढ़ता जाएगा, और एक्सेस देखिए जितना इससे बेट पड़ेगा इसका झुकाव बढ़ता जाएगा, और प्लस अपने एक्सेस पर स्लो घूमना स्टार्ट कर देगी। मैंने आपको बता दिया, अभी हमको कह दो हम घूम जाएंगे फट से, ज़्यादा 2 या 3 सेकंड लगेगा, लेकिन अगर मेरे ऊपर बेड पर रख दिया जाए तो वही 2-3 सेकंड के समय बदल जाएगा, 10-12 सेकंड में बदल जाएगा, आराम से घूमेंगे। काहे लिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ये हो जाए खत्म, है ना। तो तेज घूमेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो डिसबैलेंस हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया। क्वेश्चन आपसे पूछेगा पृथ्वी अपने एक्सेस पर कितनी डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, और अपने तल पर 66.5 डिग्री। मैंने आपको बता दिया, देखो ये पहले सीधा थी, उसके बाद झुक गई, 23.5 डिग्री झुकी, उसके बाद फिर कितनी, अब 23.5 डिग्री झुक रही, तो इसका 2 चीज निकलेगा। पहला कौन सा, अब एक्सेस, और दूसरा तल। तल क्या था, विषुवत रेखा से अगर 23.5 डिग्री को नापोगे कितनी डिग्री बनेगा, 66.5 डिग्री, तो इसे बोला जाता है तल। देखिए मैंने आपको बता दिया कि पृथ्वी अपने एक्सेस पर कितनी, 23.5 डिग्री, और अपने तल पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलो अब समझते हैं पृथ्वी के रोटेशन और रेवोल्यूशन से क्या होता है, और क्यों झुकी है पृथ्वी। मैंने भी बता दिया, क्योंकि इस पे भार है, भार की वजह से क्या झुकती जा रही है ना, और इसकी घूमने की रफ्तार भी कम हो रही है। चलो दूसरा समझते हैं। अब पृथ्वी रोटेट करती है और रेवोल्यूशन करती है। रेवोल्यूशन यानी पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है, और परिक्रमा करती है और परिभ्रमण करती है, यानी अपने एक्सेस पर घूमती है और सूर्य का चक्कर लगाती है। तो याद रखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं घूर्णन, यानी पृथ्वी क्या करती है, अपने एक्सेस पर घूर्णन करती है। घूर्णन करने से क्या क्या होता है, पृथ्वी के घूर्णन करने से क्या क्या होता है, पहली बात समझ लेते हैं। देखिए ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी अपने एक्सेस पर क्या करती है, घूर्णन करती है। अपने एक्सेस पर घूर्णन की वजह से एक बल उत्पन्न होता है। ये जब अपने एक्सेस पर घूमती है तो एक बल उत्पन्न करती है, जिसे कोरियोलिस बल कहते हैं, जिसे कोरियोलिस बल कहते हैं, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं भैया, कोरियोलिस बल। जब पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूर्णन करती है तो एक बल उत्पन्न करती है, जिसे कोरियोलिस बल कहते हैं, और इस बल की वजह से समुद्र का पानी उठता है और गिरता है। कोरियोलिस बल की वजह से समुद्र का पानी उठता है और गिरता है, उठता है और गिरता है, इसी को क्या कहा जाता है, ज्वार और भाटा। अब आप बताइए, कोरियोलिस बल, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से कौन सा बल उठता है, कोरियोलिस बल, ठीक है। अब देखो कोरियोलिस बल उत्पन्न होने की वजह से क्या होता है, पृथ्वी के समुद्र का पानी उठता है और गिरता है, और इसकी वजह से पृथ्वी पर धीमी गति से समीर चलती है। समीर ने होले होले हवा चलती है, होले मतलब समझ रहे हो, धीरे धीरे क्या चलती है, हवा, उसको क्या बोलता है, समीर। तो देखो जब पृथ्वी घूर्णन करता है तो उसकी वजह से क्या होता है भैया, घूर्णन करने की वजह से डे और नाइट का होना, ठीक है, डे और नाइट का होना, समुद्र में ज्वार और भाटा उठना। ज्वार और भाटा उठना मतलब समुद्र लहरें बनाता है, लहरें बनाने की वजह से जब उस, अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई चीज लहर बनाएगा तो उसमें जब लहर बनाएगा तो क्या ऐसे ही मतलब कहीं जैसे कोई चीज पानी इधर से जा रहा है, बात समझिएगा, ये समुद्र है आपका, पानी जा रहा है तो लहर बना, पानी जा रहा है
तो पानी उठेगा कब? जब बीच में कोई डिवाइडर आएगा। डिवाइडर मतलब क्या आएगा? या तो कोई कटक आएगा, या तो कोई पर्वत है, कोई पहाड़ आएगा, तो बीच में उठेगा और उठ के फिर क्या करेगा? गिरेगा। तो इसी पानी, समुद्र के पानी के उठने और गिरने वाली गति को क्या बोला जाता है? ज्वार और भाटा। जब समुद्र का पानी ऊपर उठता है तो ज्वार, और जब गिरता है तो भाटा। तो ज्वार और भाटा किसकी वजह से आता है? पृथ्वी के घूर्णन की वजह से। किसकी वजह से भैया? घूर्णन। याद रखिएगा, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से कौन सा बल उत्पन्न होता है? कोरियोलिस बल। और इसी वजह से क्या होता है? ज्वार और भाटा आते हैं। बात समझ में आ गया? दूसरा टॉपिक, यानी घूर्णन की वजह से पहला क्या है? कोरियोलिस बल। दूसरा पूछेगा ज्वार और भाटा किसकी वजह से आता है? घूर्णन की वजह से। तीसरा, डे और नाइट का होना, दिन और रात का होना भी इसी की वजह से होता है भाई डे और नाइट होते हैं कि नहीं होते हैं? दिन और रात, दिन और रात इसी की वजह से तो होंगे। घूमेगा, घूम रहा है, दिन हुआ, फिर सूर्य छिप गया, क्या हो गया? रात हो गई। बात समझ में है? दिन और रात का होना। दूसरी बात समझना इसे, इसकी वजह जलधाराएं बहेंगी। जलधारा जो होती है, क्या जलधाराएं बहने लगती हैं, बहती हैं, और बहती हैं तो यही क्या करती हैं? ज्वार और भाटा को उत्पन्न कराती हैं। क्लियर है? थर्ड पॉइंट क्या होगा? याद रखिएगा, इसमें धीमे गति से क्या चलती है? हवा चलती है। हवा मतलब समीर। देखो, हवा एक होती है आंधी, एक होता है तूफान, है ना। लेकिन जो हवा होती है, जो समीर होती है, समीर मतलब बहुत स्लो गति से, जिसे अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, जिसे क्या कहते हैं? समीर। बहुत होले होले, बहुत धीमे धीमे गति, बहुत ठंडी हवा चलती है, बहुत धीमे गति से चलती है, तो इसे क्या बोला जाता है? समीर। तो कोरियोलिस बल की वजह से, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से क्या होता है? कोरियोलिस बल। ज्वार और भाटा, जल में धाराएं आना। तीसरा यानी नेक्स्ट क्या होता है भैया? समीर चलना। बात समझ में आ गया? अगला देखते हैं, पृथ्वी का परिक्रमण, यानी पृथ्वी क्या करती है भैया? परिक्रमण करती है। किसका? घूर्णन का हमने बता दिया। पृथ्वी किसका करती है परिक्रमण? मैंने आपको बताया था, सूर्य का। पृथ्वी किसके चक्कर लगा रही है? सूर्य का, यानी सन का। ये आपका सन है, और इसका रोटेशन यानी रेगुलेशन कौन कर रहा है भाई? पृथ्वी। ये आपकी पृथ्वी है। तो पृथ्वी रोटेशन करने की वजह से क्या क्या होता है, यानी परिक्रमण करने से क्या क्या होता है, देख लेते हैं। परिक्रमण, पृथ्वी जब परिक्रमण करती है सूर्य का, तो क्या क्या करती है भाई? सबसे पहले टॉपिक समझते हैं। इसकी वजह से साल बदलते हैं, मौसम बदलते हैं। साल, पहला क्या? परिक्रमण की वजह से क्या बदलते हैं भैया? साल बदलते हैं। साल 365 दिन में करेगा ना, 2021 के बाद 2022 आ जाएगा, 365 साल बदलते हैं। दूसरा, मौसम बदलते हैं। मौसम मतलब समझ रहे हो? ऋतुएं। ऋतुएं मतलब कौन कौन सी? ठंडी, गर्मी, बरसात, है ना, और पतझड़, ये सब क्या होती है? ऋतुएं होती हैं। 4 ऋतुएं होती हैं हमारे यहाँ, ठीक है। तो 4 ऋतुएं, इनकी वजह से क्या बदलते हैं? मौसम बदलते हैं। दूसरी बात, परिक्रमण की वजह से ही दिन और रात छोटे होते हैं। दिन और रात क्या होते हैं? छोटे होते हैं, ठीक है। 6 महीने कहते हैं ना, दिन छोटा हो गया, रात छोटी हो रही है, इसमें दिन छोटा हो रहा है ना। तो इसी की वजह से क्या होता है? दिन और रात छोटे होते हैं। दूसरी बात समझ लीजिएगा, 6 माह दिन, और ध्रुवों पर, इसी वजह से ध्रुवों पर 6 माह दिन और 6 माह रात होती है। समझा देते हैं आपको, ध्रुवों पर 6 माह दिन और 6 माह रात कैसे होगी। चलो देखते हैं। मैंने आपको बताया था, ध्रुव पर पृथ्वी अपने एक्सिस पर कितनी डिग्री झुकी है? 23.5 डिग्री। कितनी डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। इधर झुका देते हैं, कोई दिक्कत? चलो इधर झुका दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, ध्रुव, ये ध्रुव होगा ना भाई। अब आप बताइए, सूर्य का प्रकाश यहाँ पहुंच रहा है ना, यहाँ पहुंचेगा क्या? वहां उस ध्रुव पर नहीं पहुंच रहा है। तो यहाँ पर क्या है? दिन, और यहाँ पर क्या है? रात। क्या है भैया? रात। तो इसी परिक्रमण की वजह से ध्रुवों पर 6 माह दिन और 6 माह रात होती है। अब देखो, फिर 6 माह इसको यहाँ से घूम के पृथ्वी आने में यहाँ 6 माह लग जाएगा। उसके बाद अब देखो, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पहुँच रहा है, इस ध्रुव पर पहुँच रहा है, दिन हो जाएगा। इस ध्रुव पर देखो पहुँचेगा, यहीं अटक जाएगा, नहीं पहुँचेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? रात हो जाएगी। क्या हो जाएगा? रात। बात समझ में आया? ध्रुवों पर 6 माह दिन और 6 माह रात क्यों होती है? पृथ्वी के परिक्रमण की वजह पर से ध्रुवों पर 6 माह दिन और 6 माह रात होती है। बात समझ में आ गया? कैसे? देख लो, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ रहा है, इस पे पहुंच जा रहा है, लेकिन यहाँ ध्रुव पर नहीं पहुंच रहा है, आगे पृथ्वी अटका ले रहा है, तो इस ध्रुव पर क्या रहेगा?
रात रहेगी, 6 माह तक रहेगी, जब तक ये इधर नहीं आ जाएगा। फिर जब यहाँ लौटकर वापस आया तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, अंधेरा, यहाँ पे नहीं पहुंच रहा, अब यहाँ पे पहुंचने लगा। तो 6 माह दिन 6 माह रात, और यही इसी 6 माह दिन और 6 माह रात होने की वजह से पृथ्वी के ध्रुवों पर अत्यधिक ठंड होती है और अत्यधिक बर्फ जमती है। जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा वहां पर सब जगह क्या जमेगी, बर्फ जमेगी, सब जगह क्या रहेगी, ठंड रहेगी। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ध्रुवों पर सबसे ज्यादा ठंड रहेगी। तो आपसे पूछेगा पृथ्वी के ध्रुवों पर, ऊपरी वाले ध्रुवों पर क्या होता है, उत्तरी ध्रुव पर सबसे ज्यादा बर्फ होती है। तो यहाँ पर क्या रहेगी, सबसे ज्यादा, क्यों, 6 महीने दिन और 6 महीने रात होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है भैया, ठंड रहती है और बर्फ जमी रहती है। भैया प्रकाश पहुंचेगा नहीं तो बर्फ तो बन ही जाएगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर 6 माह देखो, इसी वजह से यहाँ पे अंधेरा है और यहाँ पे दिन है। फिर यही उल्टा यहाँ पर आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया, अंधेरा हो गया और नीचे वाले पर दिन हो गया। क्यों हो रहा है, क्योंकि अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और क्या कर रही है, सूर्य का रेवोल्यूशन कर रहा है। बात समझ में आ गया अच्छी तरह से, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा अर्थ के बारे में। आगे मैं आपको कल बताऊंगा मेहताब यानी मून के बारे में, चांद के बारे में। अगली वीडियो आप में मिलते हैं आपको, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।